बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी और जो बलूचिस्तान के फार्म 47 के वज़ीर आला हैं, और फार्म 47 ही नहीं बल्कि वो तो 5वें 6ठे नंबर पर थे, उन्हें वज़ीर आला बनाया गया। सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने आज जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर मैं आपके सामने रखता हूँ कि उनकी अहम बातें कौन सी हैं और लुबे लबाब क्या है। नादरीन, सबसे पहले मैं अगर आपके सामने रखूं कि ये जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर से अगर आप नतीजा निकालना चाहें तो वो ये है कि DGI-SPR और सरफराज बुगटी साहब ने ये बात मुकम्मल तौर पर की है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है उसमें ज़रा भी तब्दीली नहीं होगी। और उन्होंने कहा है कि बल्कि अब मजीद सख्त किस्म की कार्रवाइयाँ और एक ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला हो चुका है, और कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है। यानी अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उससे वाज़े तौर पर यही लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई लोगों के साथ ज्यादती नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। और ये जो चंद लोग हैं सिर्फ वो इस दहशतगर्दी के अंदर मुलविस हैं और उनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, बल्कि अब एक ग्रैंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ये है नाज़रीन उसका लुबे लबाब। अब DGI-SPR ने जो अहम अहम बातें की हैं उनके सामने आपके सामने रखते हैं कि उन बातों से DGI-SPR क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 1 नाज़रीन, DGI-SPR ने पहले तो इस बात की तरदीद की कि ट्रेन में 440 नहीं जी 425 लोगों ने टिकट खरीदा और 380 लोग जो है वो उसके अंदर सवार हुए। अब ये 400 जो 25 और 380 इसके दरमियान भी 65 का फर्क है, 65 लोग पता नहीं कहाँ गए। फिर वो कहते हैं कि 26 लोग इसके अंदर शहीद हुए, जिसमें से वो कहते हैं कि 23 जो थे वो आर्मी के जवान थे और बाकी 3 जो थे वो सिविलियन थे। और फिर उन्होंने 2 से जो 3 अहम बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और सरफराज बुगटी साहब ने भी एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की मंतक दी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, एक तो जो DGI-SPR हैं उन्होंने कहा है कि जो औरतों और बच्चों को BLA के लोगों ने छोड़ा था ना, वो सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि वो जनाब जो अवाम है उसकी हमदर्दी हासिल करना चाहते थे। यानी उनके छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो कहते उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था, वो उनको भी मार देते, क्योंकि वो तो उन्होंने हमदर्दी हासिल की है। और फिर DGI-SPR साहब को ये भी पता चलो उन्होंने तो हमदर्दी हासिल की है तो आप लोग भी हमदर्दी हासिल कर लें, आप भी औरतों और बच्चों के मामले में ज़रा हाथ हौला रख लिया करें। लेकिन आप तो हमदर्दियाँ भी नहीं लेते, आप तो उससे भी कम जो है वो दबा के रखते हैं औरतों और बच्चों को। वो हमारी बहन है अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने कहा था आप जी तोन के रखो, आप तो फिर तोन के रखते हैं। उसके बाद नाज़रीन एक और बात जो DGI-SPR ने कही वो भी बड़ी अहम बात है। एक तो उन्होंने कहा कि जब उनसे मिसिंग पर्सन का सवाल किया गया कि क्या ये मिसिंग पर्सन की वजह से सब कुछ हो रहा है और क्या ये मिसिंग पर्सन का कोई मसला नहीं है, तो DGI-SPR ने बड़े पक्के मुंह से कहा कि मिसिंग पर्सन का कोई मसला नहीं है। इस तरह के मसले तो अमेरिका में, बरतानिया में और इंडिया के अंदर भी मौजूद है। तो क्या वहाँ के लोग जो हैं वो रियासत पर चढ़ाई कर देते हैं, वो इदारों पर चढ़ाई कर देते हैं? DGI-SPR सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमेरिका में, बरतानिया में भी कुछ ना कुछ मिसिंग पर्सन होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, और लोग भी वहाँ पर चढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल सही बात उनकी। लेकिन DGI-SPR को ये भी समझना चाहिए था कि अमेरिका में, बरतानिया में या इंडिया के अंदर इस तरह नहीं होता जैसे आप करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी जो शहर अहमद फराद है उसको उठा के ले जाएं, ठीक है, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनको उठा के ले जाएं, उनके औरतों को उठा के ले जाएं, उसके बाद आप क्या करेंगे, इमरान रियाज को उठा लें। ऐसा तो आपने कहीं सुना है कि ऐसा हुआ? फिर आप सदाकत अब्बासी को उठा लें, उसके ऊपर टॉर्चर करें और उसका ना पुलिस को पता हो ना किसी को भी कोई पता ना हो, आप वहाँ रखें, आखिरकार उसे तब छोड़ें जब वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करे। उस्मान डार के साथ तशद्दुद करें, आप उसे तब छोड़ें जब पार्टी छोड़ने का वो ऐलान करे। आप लोग उसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, आप इलेक्शन के नतीजे तब्दील करवाएं। क्या ऐसा होता है पूरी दुनिया में? अगर ऐसा होता है, लोग इसी तरह उठाए जाते हैं, उनसे पार्टियां भी तब्दील करवाई जाती है, उनसे बयानात भी तब्दील करवाए जाते हैं, सब कुछ करवाया जाता है, झूठी गवाहियां भी करवाई जाती हैं, लोगों में इद्दत के निकाह के केस भी बनवाए जाते हैं। अगर ऐसा तो उनके इदारे करते हैं तो फिर तो आपकी बात ठीक है, फिर तो वाकई दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है और लोग कुछ नहीं कह रहे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप ऐसा करेंगे तो फिर लोग भी आपके ऊपर तनकीद करेंगे। असल मसला ये है।
امریکہ برطانیہ میں آپ کسی ایک بندے کو مسنگ پرسن کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں وہاں ہوتا کیا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی، آپ غلط منطق دے رہے ہیں. پھر وہ جو اب آپ کے سامنے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایک مطلب اہم دلیل دی، وہ دلیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب انہوں نے دلیل یہ دی کہ جی غربت اور پریشانی کا مسئلہ، غربت، بے روزگاری، یہ تو ہر جگہ پہ دنیا میں مسئلہ ہوتا ہے، اور کیا اگر غربت ہو اور بے روزگاری ہو تو آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بلوچوں کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے، بلوچ تو ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوئے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ غربت اور بے روزگاری کا مسئلہ تو ہوتا ہے، کیا لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے؟ کیا وہاں جو غربت اور بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پر یعنی آپ جیسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے جو 5ویں نمبر پہ آ رہے ہوں اور جو قوم پرست لوگ ہیں، اور اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو بگٹی صاحب ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے. اور بگٹی صاحب کے بارے میں آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ جو اکبر بگٹی صاحب تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہے. مختلف تاریخی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ساتھ دیا ہے، بقدر فنڈنگ بھی کرتے تھے. اگر جو بگٹی صاحب ہیں، جو آپ بھی بگٹی ہیں لیکن وہ بھی بگٹی تھے، اگر ان کو آپ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ مذاکرات کر دیں، کامیاب ہو جائیں، پھر آپ انہیں قتل کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. الیکشن تو نہیں چرایا جاتا کہیں بھی. الیکشن چرا کے 5ویں نمبر والے کو وزیر اعلیٰ تو نہیں بنایا جاتا. بلوچستان میں تو یہی کھیلا کھیلا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ بتائیں. ایسا تو نہیں ہو رہا نا جیسا آپ کر رہے ہیں. تو پھر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں اور لبے لباب یہی آپ نکال رہے ہیں کہ بلوچستان میں تو سب مسئلے کوئی نہیں ہے جی، کسی قسم کی پرابلم ہی نہیں. تو بھارت پراپوگنڈا کر رہا ہے جی، یہ تو فیک پراپوگنڈا کر، سوشل میڈیا کے اوپر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. تو بلوچستان میں تو کوئی مسئلہ مسائل ہے ہی نہیں کسی قسم کا. بھائی اگر مسئلہ مسائل نہیں ہے، اگر انڈیا ہی کروا رہا ہے ان کو، انڈیا، چلو آپ کہتے ہیں کہ بی ایل اے کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، لیکن ان کے بعد بندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آخر وہ سارے بندے کو ہندوستان سے یا افغانستان سے لے کے تو نہیں آ رہے نا. بندے ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بندے تو ان کے پاس مقامی بلوچی ہیں، تو وہ کیوں جا رہے ہیں؟ آخر کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جس سے وہ ریاست سے، پاکستان سے مایوس ہو جاتے ہیں. جب وہ مایوس ہوتے ہیں تو پھر وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. تو آپ کا کام ہے کہ آپ بجائے دھمکیاں لگانے کے اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، سیاسی قیادت کو بٹھائیں، عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، جو بلوچی سردار ہیں، جن کی عوام بات سنتے ہیں، انہیں بٹھائیں، ان سے بات چیت کروائیں. اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا. بندوق کے زور پر کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ نے افغانستان میں امریکہ کو دیکھ لیا، کتنی دیر وہ رہا ہے. روس کو آپ نے دیکھ لیا افغانستان میں کتنی دیر رہا تھا. مسئلہ حل تو نہیں ہوا. آخر میں بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوا اور امریکہ وہاں سے نکلا. تو آپ لوگ بھی یعنی آپ لوگ جو ہے اپنا جو قبلہ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اپنی غلطی آپ تسلیم نہیں کر رہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.